मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पता है ये एक ऐसा मैच है, मेरे को लगता है हमने इस सीज़न यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉकबस्टर मैच देख लिए, चाहे हम यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल की बात करें, मैड्रिड वर्सेस बारसा की बात करें, दोनों ही, जिसमें बारसा ने भी एक बार पेला था फिर एक बार मैड्रिड ने ही पेला था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस अगर लाइक बाकी के बड़े मैचेस की बात करें, उसमें अगर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस यूनाइटेड की बात करें, भाई वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा मैच था। उसके बाद लिवरपूल वर्सेस सिटी, हाँ उसको लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड एक तरफा जुदाई को भी हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन अगर इस मैच की बात करें, ठीक इससे एक साल पहले इसी स्टेज पे इतना ही अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पर थे हम। और अगर आज के लाइक सिनेरियो की बात करें, अगर आज के इस साल के इस नॉकआउट स्टेज की बात करें, तो जो कंफ्यूजन था, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो बड़ी ही है। मतलब अब कहीं ना कहीं इसमें हालैंड के आने से और पिछले साल हमने जो कमबैक देखा था मैड्रिड का सिटी पे, इन सारे मसालों ने इतना ज़्यादा तड़का लगा दिया ना इस पूरे मैच में कि आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते इस गेम को। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें ना, मैंने जितने भी आर्टिकल्स अभी तक पढ़े, मैंने जितने भी एनालिसिस की बात करें, जितने भी अगर हम स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिकल एक होता है कि आप सारी चीज़ों को कंसिडर करके प्रोडिक्शन करते हो, लेकिन एक चीज़ होता है कि आप सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे ही, सिर्फ स्टैटिस्टिकल ओपिनियन देख के आप प्रेडिक्ट करते हो। तो अगर स्टैटिस्टिकल ओपिनियंस की बात करें ना, तो चाहे हम 538 की बात करें जिसने 70% चांस बताया कि सिटी जीत जाएगी, और यहाँ पर अगर हम ऑप्टा स्टैट्स की बात करें तो उसने भी यहाँ पर 45% चांस बताया कि भैया मैनचेस्टर सिटी तो ये गेम ले जाएगी। क्या एक्चुअली में ये गेम इतना ज़्यादा सिंपल है क्या एक्चुअली में इस बार हालैंड के 50 गोल और ऊपर से पेप गार्डियोला की नई टैक्टिक्स मैनचेस्टर सिटी को एक ऐसा एडवांटेज दे देती है कि जो रियल मैड्रिड की मेंटालिटी भी नहीं तोड़ सकती? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। अब देखो, इसमें कोई दौराय नहीं है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, या फिर मैं कहूँ कि जिस तरीके से अपने आप को यहाँ पर पिछले सीजन जो चैंपियंस लीग में उन्होंने चोक किया था, उस चीज़ को कवर अप करने में वो सक्सेसफुल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की जो नई शेप अप टैक्टिक्स है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि अगर पिछले 20 गेम की बात करें तो यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी अनबीटेबल है। अगर पिछले आप तमाम गेम्स की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी ने सिर्फ पहला ही पहला है। इन कंट्रास्ट अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो यस, चैंपियंस लीग में एक अलग सिक्का चलता है, कोपा देल रे हम जीत चुके हैं, मोराल इस समय हाई है, वह इतना हाई है कि कार्लो एंसेलोटी अपनी टैक्टिक्स की किताब लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ चुका है। वो खुद बता रहा है कि देखो एक काम करो, मॉडरेट्स खिलाऊंगा मैं, 80 मिनट पे ये हो जाएगा, 20 मिनट पे ये हो जाएगा, इतने बजे हगूंगा मैं, इतने बजे मेरी टीम हगेगी, और सारा सीन है। उसने सब बता दिया कौन कब मुठ मारता है, उसने सारी चीज टैक्टिक्स बता दी। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि रियल मैड्रिड की ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो सेट ऑफ जो रन्स है ना, वो ये चीज़ बताते नहीं है कि रियल मैड्रिड की मेंटालिटी को कोई सपोर्ट मिलने वाला है टैक्टिकल स्टेबिलिटी के। लेकिन एक चीज़ तो हमने ये चीज़ समझ लिया ना कि अभी अगर हम 2 साल के लाइक ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने वाले हैं कि कार्लो एंसेलोटी जैसा मैनेजर इस दुनिया में है नहीं। यस, अगर पेप गार्डियोला को यहाँ पर मास्टर ऑफ टैक्टिक्स बताया जाता है तो कार्लो एंसेलोटी को भी एक मास्टरमाइंड बताया जाता है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कार्लो ने ना ही सिर्फ पेप गार्डियोला बल्कि बड़े बड़े मैनेजर्स को पिछले सीजन नहीं बल्कि इस सीजन भी धोया है। चाहे हम बात करें यहाँ पर जर्गन क्लॉप की, पिछली बार फाइनल, तो इस बार यहाँ पर राउंड ऑफ 16, उसके बाद चैंपियंस लीग की बात, चेल्सी की बात करें तो क्वार्टर फाइनल, इस बार भी क्वार्टर फाइनल, या फिर अगर बड़े गेम्स की बात करें, इवन अगर हम जावी की बात करें तो वहां पर भी रियल मैड्रिड विक्टोरियस रही है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इस समय गेम स्टेट क्या है, इस समय स्टोरी क्या है। अब देखो, जहाँ रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग हेरिटेज को कैरी करती है और कहीं ना कहीं बिना विदाउट रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग को आप यहाँ पर ज्यादा प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, वही मैनचेस्टर सिटी इस समय ट्रेबल पे है। चाहे हम एफए कप की बात करें, चाहे प्रीमियर लीग की बात करें, और चाहे हम यहाँ पर चैंपियंस लीग की बात करें, और उनका ट्रेबल का जो जर्नी है ना वो यहीं से ही स्टार्ट होगी। देखो, काफी लोग कह सकते हैं कि हाँ भैया आर्सेनल को पीछे छोड़ के प्रीमियर लीग से स्टार्ट करिए अपनी ट्रेबल की जर्नी, लेकिन अल्टीमेटली रियल मैड्रिड को हराना ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में, और वो भी चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेज में, वो भी अपने आप में काफी बड़ी चीज है। तो वो 4 चांद लगा देते हैं। खैर, इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर गेम स्टेट दोनों मैनेजर्स को लेकर, तो जहां पेप गार्डियोला को ओवरथिंक कहा जाता है, वहीं
कहीं ना कहीं कार्लो एंसेलोटी को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। पिछले कुछ टाइम की बात करें तो जहां पेप गार्डियोला को कहा जा रहा है कि इस बार वो हरकत नहीं कर रहा, इस बार उसको पता है उसकी टैक्टिक्स क्या है, वहीं कार्लो एंसेलोटी को लेकर इस समय ये बताया जा रहा है कि भैया रियल मैड्रिड अभी भी काफी अनप्रेडिक्टेबल खेल रही है। यस, यहां पर कार्लो एंसेलोटी के पास बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत तगड़ी स्टार्टिंग 11 है और उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो हमेशा जिताते हैं, लेकिन प्लान बी और अडेप्टिव फुटबॉल की अगर हम बात करें तो वहां पर कार्लो एंसेलोटी क्लूलेस तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली 5-on-5 आप रेट नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस मैच में सिटी कर क्या सकती है। अब देखो, अगर पिछले कुछ टाइम की अगर हम सिटी की बात करें, इस नई शेप की बात करें जहां पर सेंटर बैक्स को खिलाया जा रहा है, चाहे मकानजी की बात करें, नेतनाके, जॉन स्टोन्स, रूबन दियाज, अगर इन सारे ही प्लेयर्स की बात करें तो यहां पर सेंटर बैक्स को खिलाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर एक बेसिस मिलता है। इसके साथ ही यहां पर अगर हम बात करें ट्रांजिशन की, तो देखो रियल मैड्रिड भी ट्रांजिशन पर अटैक करती है और सिटी भी ट्रांजिशन पे ही अटैक करती है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों टीम में कि क्योंकि रियल मैड्रिड यहां विंग ओरिएंटेड टीम है, मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली में सेंट्रली ओरिएंटेड टीम है। यस, तुम कहोगे कि यार देखो नहीं ऐसे कैसे, जैक ग्रिलिश भी तो खेलता है, उसके बाद बर्नार्डो। देखो, इस चीज को तुमको समझना पड़ेगा कि जब ट्रांजिशन की बात आती है तो 2 या 3-4 पासेस जब आप तुम सिटी को अटैक करते हुए देखोगे तो तुमको यहां पर अर्लिंग हालैंड और केविन डी ब्रुयने का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। उसमें गुंडोगान के जो वो रन्स है, जो डीप मिडफील्ड से जो रन्स है, वो यहां पर आने वाले हैं। वहीं रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको विंग ओरिएंटेड मिलेगा, जहां पर विनीसियस कुछ हरकत करेगा तो कहीं ना कहीं रोड्रिगो अपनी विड्थ को मेंटेन करेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल आएंगे। ऐसा नहीं कि रियल मैड्रिड सेंट्रल से अटैक नहीं करती, वो सेंट्रल से एग्जीक्यूट नहीं करती बल्कि बिल्डअप करती है। चाहे केविन डी ब्रुयने, करीम बेंजेमा का फर्स्ट 9 में आना, रोड्रिगो का शिफ्ट करना, अल्टीमेटली सारा बिल्डअप क्यों होता है? गोल के लिए नहीं, बल्कि विनीसियस को सेटअप करने के लिए, जिससे विनीसियस कुछ अब यहां पर करे तब जाके एक चीज होती है। मतलब रियल मैड्रिड का जो बिल्डअप होता है वो एक्चुअली में सेकंड लास्ट पास के लिए होता है, जो विनीसियस को सेटअप करता है और उसके बाद जाकर अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। हमने ओसासुना में देखा कि विनीसियस के जो दोनों ही गोल उसने सेटअप किए थे वो यहां पर एक सिमिलर तरीके से आए थे, जहां पर रोड्रिगो ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया था। वहीं विनीसियस की बात करें तो हमेशा अपनी विड्थ को और अपने एबिलिटी को यूज कर रहा था कि वो विंग से कुछ ना कुछ कर सके। मैनचेस्टर सिटी की एक चीज मेरे को इस बार काफी खास लग रही है और इसलिए इस बेसिस पे बहुत ज्यादा यहां पर मैनचेस्टर सिटी को हाईली फेवरेट बताया जा रहा है, वो ये है कि देखो सिटी ना समझ गई है कि उनको पीछे कब जाना है। अब देखो, ये चीज तो माननी पड़ेगी कि पेप गार्डियोला को अपने फुटबॉल टीम में ना हर फेज में उसको कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल ही नहीं बल्कि उसको डोमिनेशन चाहिए, चाहे आप डिफेंस की बात करो, अटैक की बात करो, मिड की बात करो। लेकिन इस बार हमने एक चीज देखी, अगर हम बायर्न म्यूनिख की बात करें तो जहां पर उसको अटैक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 3 गोल से ऑलरेडी आ गया था, उसने 40% पोजीशन के साथ सिटी, तुम इमेजिन कर सकते हो सिटी जिसको बोरियत कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि 1000 पास से तो कम में खेलेंगे ही नहीं, जिसको कहा जाता है कि 70% पोजीशन तो इनके लिए भीख है, ऐसे में उसने 42% पोजीशन के साथ खिलाया था बायर्न के अगेंस्ट, क्योंकि उसको पता था कि हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं, हमको ज्यादा उखाड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो 4 सेंटर बैक यहां पर पीछे डिफेंस लाइन में खेल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक बेस देता है कि ट्रांजिशन पे अटैक ना हो। खैर, इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो तुमने काफी देखा होगा कि मारेस के जगह यहां पर बर्नार्डो सिल्वा को स्पेस दिया गया है विंग पे, और वो इसलिए क्योंकि वो ये चीज कहता है कि देखो मेरे को ना 4-4-2, यहां पर 4-4-2 होता है कि लाइक अगर आपके जो 4 डिफेंस है, उसके बाद आपका यहां पर गुंडोगान है, रोड्री है, इधर बर्नार्डो, इधर यहां पर जैक ग्रिलिश और आगे खेलेंगे केविन डी ब्रुयने और अर्लिंग हालैंड। लेकिन वो इस चीज को अगर पहले प्रेस की बात करें तो 4-2-4 में शिफ्ट कर देता है, जहां पर बर्नार्डो सिल्वा इस तरीके से रन बनाएगा कि उनका जो डिफेंस है वो प्ले आउट फ्रॉम द बैक ना कर पाए, और यही प्रेसिंग टेक्निक्स उनको इस समय चाहिए। डेफिनेटली यहां पर मैं इमेजिन कर सकता हूं कि बर्नार्डो सिल्वा एक बार फिर से खेलेगा जिससे सेंट्रली बॉल ड्रिवन और यहां पर विंग से जो प्ले आउट फ्रॉम द बैक है वो सबसे ज्यादा कम कर सके। अब बात करते हैं कि इसमें रियल मैड्रिड की टैक्टिक्स क्या हो सके। अब देखो, ये चीज तो कार्लो ने कंफर्म कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया देखो लुका मॉड्रिच भी खेलेगा, टोनी क्रूज भी खेलेगा, उसने सब बता दिया। उसने बता दिया कि कब कौन मुठ मारेगा, कब कौन किसका क्या कांड मारेगा, उसने सब बता दिया। उसने कहा कि तुम्हें उखाड़ लो जहां उखाड़ने। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। देखो, कार्लो ने इसलिए चीज बताई क्योंकि कार्लो को पता है कि मैं ऐसा कुछ करने ही नहीं वाला अनप्रेडिक्टेबल। उसने कहा कि देखो सीधी सी बात है, तुम में से जो काफी लोग ऐसे होंगे कि यार कुछ हो सकता है। देखो, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि रियल मैड्रिड की बिल्कुल ही फ्लैट है कि सिर्फ 11 ही लोग हैं। कामा नाचो में एक थोड़ा बन सकता है, रोड्रिगो वाल्वर्दे में एक थोड़ा सा चॉइसेस है, और यहाँ पर चुआमेनी के डिसीजन है। लेकिन अल्टीमेटली सबको पता है कार्लो अगर बिग गेम की बात आती है, बड़े गेम्स की बात आती है, तो यहाँ पर वो ज्यादा चेंज करेगा नहीं। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, और जिसपे हम बात भी करेंगे कि कार्लो एंसेलोटी ये मानता है कि यस टेक्निकली ठीक है, टेक्निकल की बात करते हैं, टैक्टिकल बात करते हैं, सबकी बात की ठीक है, लेकिन इस मेंटालिटी जो है ना, जो चाहिए
जो रियल मैड्रिड जानी जाती है, जो अनथिंकेबल रियल मैड्रिड कर रखा है, उसके लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो मेंटालिटी है। और मेंटालिटी जो स्टार्टिंग 11 मैं पिक करता आ रहा हूँ उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन दो यहाँ पर यस कामाविंगा की बात करें, चुआमेनी की बात करें या फिर किसी और यंग प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने अब मैच्योरिटी दिखाई है, लेकिन अगर बाकी के ओल्ड गार्ड की बात करें, चाहे उन पे लेग्स हो ना हो, चाहे उन पे फिजिकलिटी हो ना हो, क्योंकि फिजिकलिटी एक बड़ा मुद्दा है कंसीडरिंग द फैक्ट कि टोनी क्रूज डिफेंसिव मिडफील्ड खेलने वाला है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि भैया टोनी क्रूज खेलेगा, लूका मॉड्रिच खेलेगा, यानी कि तीसरा स्पॉट खाली है। अब तीसरा स्पॉट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि सेबायोस गायब है और कामाविंगा तुम कह सकते हो, लेकिन कामाविंगा का ज्यादा केस बनता नहीं है। और कामाविंगा का केस ज्यादा इसलिए नहीं बनता क्योंकि देखो दो चीजें हैं। पहली चीज तो है कि लेफ्ट बैक फिर नाचो पे जाएगा जिसके चांसेस कम है क्योंकि हमने ज्यादा देखा नहीं है, और दूसरी चीज ये कि कामाविंगा फिर मिडफील्ड में आएगा, अगेन इसका भी कोई ज्यादा सेंस बनता नहीं है। अब इस और ऊपर से मिडफील्ड में जाने के आप दो प्लेयर मिस कर रहे हो, यानी कि आप सेबायोस तो है ही नहीं, तो वो तो सिलेक्शन में भी नहीं है, सिलेक्शन मतलब स्क्वाड में है। लेकिन दूसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर, सबसे पहली चीज तो भाई एक मिनट चुआमेनी नहीं खेलेगा और वाल्वर्दे नहीं खेलेगा। अब तुमको समझना पड़ेगा कि क्रूज, मॉड्रिच और फादे वेलवर्दे मिडफील्ड में खेलेंगे, इसका मतलब चुआमेनी नहीं है। अब देखो तुम इस पूरी मिडफील्ड को देखोगे तुमको समझ में आया कि कोई नेचुरली डिफेंसिव मिडफील्डर है ही नहीं। अब टोनी क्रूज चाहे सब में 10 में 10 खेलता हो, लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि वो मिडफील्ड से साथ कोप अप कैसे करेगा। चाहे आप यहाँ पर केविन डिब्रोइन की बात करो, अर्लिंग हालैंड की बात करो, बर्नार्डो सिल्वा हो गया, गुंडोगान हो गया, जैक ग्रिलिश हो गया, इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि हरकत कर सकते हैं उस पूरे डिफेंसिव मिडफील्ड वाले एरिया में कि आपको एक नेचुरली डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए जो कि लोन पिवट में काम कर सके, और टोनी क्रूज उसके लिए बना नहीं है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अर्लिंग हालैंड ड्रॉप डीप कर रहा है और टोनी क्रूज कैसे उसको लाइक फिजिकली बुली करेगा, दैट अनदर टोटली डिफरेंट थिंग। तो तुम कहोगे यार कार्लो एंसेलोटी इस चीज पे यहाँ पर भाई बेट क्यों कर रहा है, एंड उसका एक सिंपल सा आंसर है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब देखो ये चीज हमने भी सुना था कि यहाँ पर अगर हम बारसा की बात करें तो वहां पर उसने बाल्डे वर्सेस कारवाल रखा था, लेकिन उसने बाल्डे को या फिर उस पूरे विंग को मेंटेन करने के लिए उसने कारवाल को ये नहीं कहा था कि तेरे को टक इन करना है, या फिर उसने अल्टीमेटली ये भी नहीं कहा था कि आप बैक 5 पे चले जाओ। और फिर जाती है यहाँ पर 4-5-1 या फिर 5-4-1 के साथ मिड ब्लॉक में खेलती है मैड्रिड, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसने कहा कारवाल को तू अटैक कर, बल्कि तू तो इन्वर्टेड फुल बैक खेल। और जो हम देखेंगे चेल्सी में भी यहाँ पर कारवाल ने इन्वर्टेड फुल बैक वाला रोल निभाया था और मिडफील्ड से विनीसियस को सेटअप भी किया था। लेकिन यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैसे हो सकता है टोनी क्रूज को खिलाना सीडीएम में। अब देखो इसके सबसे पहले चांसेस ये हैं कि चुआमेनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। दूसरी चीज है कि चुआमेनी अपने आप में काफी टैलेंटेड है, लेकिन वो जिसके साथ कंपीट कर रहा है और जिस पोजीशन पे कर रहा है वो भी थोड़ी दिक्कत है। अब देखो पोजीशन वाइज तो डीएम है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा हुक्म का एक है ना वो ये है कि कार्लो को पता है कि यस इसमें रिस्क तो बहुत है कि फिजिकली आउट क्लास हो जाएंगे हम, लेकिन कार्लो को ये पता है कि अगर इसके पास बॉल रही और अगर अपन को प्रेस रेजिस्टेंट होना है तो टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच का साथ में रहना जरूरी है, क्योंकि यही सेटअप करेंगे, यही एक आधी ऐसी बॉल निकालेंगे जो कि विनीसियस को डायरेक्ट सीन देगा गोल पे, और उसमें आप बेंजिमा को मिडफील्ड में डाल दोगे तो ये जो 1-2 पासिंग होगी ना यही रियल मैड्रिड को एक केओस बनाएगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं तुमको बताता हूं, अगर गेम यहां पर ऑर्गेनाइज्ड रहना मतलब गेम सहमा चल रहा है, ढंका चल रहा है, तोड़ ताबड़तोड़ चल रहा है, मतलब ताबड़तोड़ नहीं चल रहा है तो सिटी जीत गई, फिर रियल मैड्रिड को कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आपने पिछले साल देखा था, चाहे पहले लेग की बात करो दूसरे लेग की बात करो, ये कंफर्म है कि या तो सिटी गोल मारती रहेगी या रियल मैड्रिड गोल मारती रहेगी, क्योंकि रियल मैड्रिड को चाहिए, क्योंकि ये गेम है ही नहीं ऐसा कि यहां पर अपने आप को 1-2 गोल करना। यह गेम है कि कौन ज्यादा स्कोर करेगा, और उसमें रियल मैड्रिड इज द मास्टर ऑफ केओस, तो उनको पता है केओस कर दो, कंफ्यूज कर दो, मतलब इसको कबाड़ खाना बना दो, इसको बकचोदी कर दो पूरे फील्ड पे, और तुम कुछ भी करते रहो इसको बकचोदी कर दो, क्योंकि जितना केओस होगा उतना कम टाइम होगा तो दोनों टीम्स के प्लेयर पे कि क्या डिसाइड करें। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज गेम चल रहा है तो सिटी के हर प्लेयर पे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर सिटी पे पोजीशन होगा, तो हर प्लेयर के पास लगभग 3-4 सेकंड होंगे कि भाई 3-4 सेकंड आराम से गेम को रखते हैं, डिसीजन बनाते हैं। लेकिन अगर केओस चल रहा है, एंड टू एंड स्टफ चल रहा है, इंटेंसिटी हाई है, तो उसमें क्या होगा 3-4 सेकंड की जगह 1-2 सेकंड है। और ये चीज तो तुमको भी पता है कि कोई टेक्निकली कितना ही गिफ्टेड हो, लेकिन प्रेस रेजिस्टेंट की बात करें या फिर एक डिसीजन मेकिंग में, उसमें रियल मैड्रिड को आप बीट नहीं कर सकते, और लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज इसमें सबसे ज्यादा ऊपर आते हैं। अब इसमें कौन सा है, ये तो था हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क क्या। देखो हाई रिस्क इसलिए ये तो है ही कि देखो हालैंड आएगा, डिब्रोइन आएगा, फिर बर्नार्डो सिल्वा टक इन करेगा, उसके बाद यहाँ पर गुंडोगान है, तो आप कैसे रोकोगे। उसमें भी आप जॉन स्टोन्स की अगर बात कर लो, फिर रॉड्री है, तो इन सबकी बॉल्स आएंगे और जैक ग्रिलिश विड्थ मेंटेन कर ही रहा होगा, तो आप कैसे मेंटेन करोगे। देखो सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो मतलब सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ये है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि लाइक ये चीज़ तो तब होगी ना जब रियल मैड्रिड में पोजीशन होगी। मतलब कार्लो जो चीज समझ रहा है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। देखो पहली चीज तो है कि केओस होना चाहिए,
ठीक है, कंफ्यूज हो जाओ, उबड़ खाबड़ कर दो सब। लेकिन दूसरी चीज है कि बॉल भी तो नीचे पैर में, वो होगी नहीं। अब वो होगी नहीं तो फिर आपको यहां पर आउटक्लास करना पड़ेगा फिजिकली, और वो हो नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि रिस्क है, और रिवॉर्ड भी फिर उतना ही बड़ा है। तो यहां पर गेम करो या मरो वाला हो जाएगा। चूहा मैंने के साथ ये हो जाता है कि यहां पर कहीं ना कहीं आपके पास लोन पिवट हो जाता, तो आप टेक्निकली थोड़े सिक्योर्ड हो जाते कि पोजीशन अपनी सिक्योर्ड है, और वहां पर मामला संभल जाएगा। मामला संभल इसलिए भी जाएगा क्योंकि देखो ईडन मिलिटाओ नहीं है अपने पास रुडिगर और आलाबा है, और ये पेयर हमने बड़े गेम्स में ज्यादा परफॉर्म करते हुए देखा नहीं है। ऐसे में उनके आगे एक सीडीएम होना चाहिए। अब टोनी क्रूज को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूं कि एक ऐसी प्रोफाइल जो कि आपको 10 में से 10 नंबर ला के देगा, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट की पोजीशन ना उसके नंबर घटा देगी। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा हुकुम का एक होगा अपना, वो है भाई ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर। अब देखो विनीसियस जूनियर के साथ रॉड्रिगो का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो बहुत ज्यादा तगड़ा बन रहा है। रॉड्रिगो को पता है किस पोजीशन पे आके अटैक करना है। रॉड्रिगो के गोल्स हमने देखे हैं, रॉड्रिगो के नॉकआउट स्टेजेस में अगर हम क्लच की बात करें वो अनथिंकेबल और अनडाउटेड है। लेकिन विनीसियस जूनियर, अब तुम कहोगे कि नहीं 4 सेंटर बैक खेलते हैं सिटी के, देखो सिटी के साथ 4 सेंटर बैक खेले या 5 सेंटर बैक खेले, ट्रेडिशनल फुल बैक कोई सा भी नहीं है। और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ ट्रेडिशनल फुल बैक नहीं है, आप फुल बैक कर लो, सेंटर बैक कर लो, आप उस पर 2v1 कर लो। ये हमने यहाँ पर रोनाल्ड अराउजो की बात कर ली है, हमने यहाँ पर रीस जेम्स की बात कर ली है, हकीमी की बात करी है, ट्रेंट आर्नोल्ड की बात करी है, हमने काइल वॉकर की बात करी है। अल्टीमेटली सबके सब एट वन पॉइंट और अनदर विनीसियस जूनियर से हारे हैं, और इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि रियल मैड्रिड उधर से ही अटैक करेगी। बल्कि एक्चुअली में रियल मैड्रिड सारा बिल्डअप ही ऐसा बनाती है कि विनीसियस को एक रन मिले। अब यहां पर तुमको समझना पड़ेगा कि सिटी हाईलाइन रखेगी, और उसमें भी यहां पर कोई ऐसा फुल बैक नहीं है जिसके पास पेस हो। शायद से वो काइल वॉकर को उतार दे, लेकिन इवन इफ अगर काइल वॉकर को उतार दे तो एक ना एक बार तो विनीसियस को रन मिलेगा ही मिलेगा। और ओसासुना के अगेंस्ट जिस तरीके से उसने गोल सेटअप किए थे, रियल मैड्रिड उसी तरीके से यहां भी सेटअप करते हुए दिखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज जो मेरे को यहां पर समझ नहीं आ रही वो ये है कि रियल मैड्रिड चांसेस कैसे रोकेगी, वो मेरे अभी भी दिमाग के परे है। क्योंकि यस आप केओस तो बना रहे हो, यहां पर बात ये आ जाती है कि जब गेम ऐसा होगा ना कि हम उनसे ज्यादा स्कोर करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि पिछले साल हाँ हमने उनसे ज्यादा स्कोर किया था क्योंकि उन्होंने अपने चांसेस कम लिए थे। आप चाहे फर्डिनेंड मेंडी के आप अगर गोल लाइन क्लियरेंस की बात करो, आप जैक ग्रिलिश के 2-3 चांसेस मिस की बात करो, लेकिन आज उन पे हालैंड आ जाता है। और आज अगर जैक ग्रिलिश की सूरत की बात करें तो वो भी एक नए चेहरे पे आता है। तो वहां पर मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड किस तरीके से अपनी गोल स्कोरिंग को हाई रखेगी और मेक श्योर करेगी सिटी के चांसेस भी कम। क्योंकि सिटी अगर इस बार अगर फॉर एग्जांपल 10 चांसेस बनाती है पिछले सीजन, तो वो 4-5 मारते थे। वो चीज हालैंड की वजह से बढ़ के अब 7 से 8 हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हालैंड को चुप कराया जा सकता है। अब देखो हालैंड की अगर हम बात करते हैं तो हालैंड एक ऐसा प्लेयर है जिसको मेरे को लगता है कि आप इस समय तो शांत नहीं कर सकते, और मैं उसको सैंटियागो पे स्कोर करता हुआ भी देख रहा हूं। तो ये तो कंफर्म है कि आप हालैंड को नहीं रोक पाओगे, इसका आंसर नहीं है। आप मेंटालिटी कह लो, मेंटालिटी में भी मैच कर जाएगा। देखो पीएसजी पूरी डाउनफॉल हो गई थी, लेकिन किलियन एम्बापे फिर भी चमक गया था, और हालैंड चमक ही जाएगा। अच्छा एक चीज जो यहां पर और इंटरेस्टिंग है वो ये है कि काफी लोग कहेंगे कि 2 लेग हैं तो रियल मैड्रिड का, देखो सिटी को इस बार 2 लेग में खेलना आता है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार वो खेले नहीं। लेकिन आप जो चोक और बॉटल वाली बात करते हो, पेप ने समझ गया, पेप 40-30% पोजीशन पे आ जाएगा एहतियात पे, अगर उसको पता है कि यहाँ पर सैंटियागो पे हम जीत गए। पेप अपने ज्यादा देखो डिफेंसिव भी जा सकता है, वो इस बार न्यूट्रल भी जाएगा और अटैक भी जाएगा। वो इस बार समझ गया है कि अडेप्टिव फुटबॉल बहुत जरूरी है अगर आपको नॉकआउट जीतना है, और एक्चुअली में ये चीज किक स्टार्ट कर सकती है ट्रेबल के लिए। तो डेफिनेटली पेप को पता है और उसके पास प्लेयर्स भी है। अच्छा एक चीज और है कि पेप के पास जो प्लेयर्स हैं वो बेंच पर भी और स्टार्टिंग 11 में दोनों के दोनों जगह बिल्कुल रंझे हुए हैं। रियल मैड्रिड की मैं डेफिनेटली स्टार्टिंग 11 रंझी हुई है, लेकिन क्या बेंच रंझी हुई है ये मैं नहीं कह सकता, और बेंच स्ट्रेंथ भी सिटी से कम है।